स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई से, है ना। पीरियोडिक टेबल का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एटॉमिक रेडियाई किसको कहते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसका डेफिनेशन बताया था कि मीन डिस्टेंस इसके बीच में गलत है। हाँ? तो एटॉमिक रेडियाई की अगर बात करते हैं तो ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े थे कि एटॉमिक रेडियाई किसको कहते हैं। तो वहाँ वाला कंसेप्ट याद करो कि वहाँ भी सेम चीज़ बताया था, यहाँ भी सेम चीज़ है कि ये न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस सेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी कौन सा मिनिमम डिस्टेंस, उसी को क्या कहते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियाई। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। दैट इज मिनिमम डिस्टेंस, लिखो साथ में, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम टू द वैलेंस सेल, है ना, टू द वैलेंस सेल, जो सबसे बाहरी सेल होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम टू द वैलेंस सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। इसके बारे में हम लोग पीरियोडिक उसमें बोर्ड्स एटॉमिक रेडियाई में पढ़े हुए थे कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो किसके बराबर होता है 0.529 n स्क्वायर बाई z, और यूनिट क्या होता है एंगस्ट्रॉम। इसी चीज को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि r जो है इज इक्वल टू r नॉट, है ना। बहुत जगह आप ऐसे देखोगे कि r नॉट और ये क्या होता है n स्क्वायर बाई z, मतलब इसको कहते हैं कि भाई उससे रिलेट करते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर बाई z। यहीं से एक रिलेशन बन के आता है कि जो r होता है वो प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा n स्क्वायर बाई z। यही चीज हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते भी हैं कि रेडियस जो है वो n के क्या होता है फंक्शन है, n बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, और z बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा घटेगा। तो ये बेसिक हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। ठीक है, बिल्कुल पहले देखिए। तो इसी चीज को देखो हम लोग पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें कि फैक्ट रेडियस का अगर कंपैरिजन करते हैं दो एटम में तो किन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे कि रेडियस बढ़ने वाला है या घटने वाला है। तो उसी चीज को हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, किन फैक्टर्स पर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है, जिसमें कि सबसे पहला अगर हम लोग ये कहते हैं कि जैसे नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं या ऑर्बिट, अगर ये बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा बढ़ेगा। इसलिए देखो हम लोग कहते हैं भी कि डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो लिखेंगे डाउन द ग्रुप n इंक्रीजेस, इसलिए r भी क्या होगा बढ़ेगा। इसे बहुत सारे केसेस में आप देखते होंगे कि फ्लोरीन से बड़ा कौन होता है क्लोरीन से बड़ा कौन होता है ब्रोमीन से बड़ा कौन होता है आयोडीन। सिमिलरली अगर हम इधर में बात करें तो लिथियम से बड़ा कौन होता है सोडियम से बड़ा कौन होता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये चीज आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहा है तो जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा ये बढ़ेगा। ये चीजें तुम लोग भी समझ रहे हो। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि देखो आज के डेट में हम लोग क्या पहन रहे हैं हाफ टी शर्ट, 2-3 महीने के बाद क्या पहनेंगे फुल, है ना, फुल शर्ट, हाफ स्वेटर,
ब्लेजर, कंबल, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये उसी चीजों की बात कर रहे हैं ना। जैसे अगर मान लो कि ऐसा है कि न्यूक्लियस ये है, कोई एक एटम है जिसके पास एक ही सेल है तो उसका रेडियस ये होगा। कोई एक एटम है जिसके सेल जो है उससे ज्यादा है तो रेडियस क्या होगा, देखो बढ़ गया। तो जैसे जैसे उसके सेल बढ़ते जाएंगे उसका रेडियस भी क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। इसी चीजों को लेकर हम लोग हमें लगा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। देख लिया तो सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड जेड इफेक्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो अगर मान लीजिए एन कांस्टेंट है तो आर का रिलेशन जेड से क्या होगा, इनवर्सली होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहेंगे बताओ, जेड इफेक्टिव ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव मतलब क्या होगा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट उधर की तरफ बढ़ते हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इस केस में रेडियस क्या होगा, ये कम होगा। ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। ये सब चीजें तो 10th में भी पढ़े होंगे कि डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, रेडियस डिक्रीज करता है। तो देखो उसी चीज को अगर हम लोग यहाँ से डिस्कस करें, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस, क्या ये ऐसे ही होगा। इसमें एक इंफॉर्मेशन अभी हम दे देते हैं बट उसको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा रुक करके, कि नियॉन का रेडियस सबसे बड़ा होता है क्योंकि ये इनर्ट गैस है ना, गैसेस है। तो गैसेस में एक अलग प्रकार का इसमें रेडियाई आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं वैन डेर वाल रेडियाई। अभी पढ़ाएंगे इसको, एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजों को कि कब कौन सा रेडियाई लेना है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखना। अच्छा, एक इस तरीके से हम लोग एक पॉइंट को ऐड कर सकते हैं इस इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जहां पर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, उसका रेडियस क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, एटम्स having poor screening effect will have smaller radii as per their expectation, as per their expectation। मतलब इसकी उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये ज्यादा होगा बट वो क्या है, कम है, जिसको हम लोग डिस्कस भी किए थे लास्ट क्लास में, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और ये सब चीजें। तो फिर वो सब चीज भी आए। तो जैसे पुअर स्क्रीनिंग होगा, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये स्क्रीनिंग पुअर होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर घुस जाएगा, अंदर की तरफ आएगा तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझे इसको क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये इसी चीज को लेकर कह रहे हैं कि अंदर की तरफ आएगा तो रेडियस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो 3 प्रकार की रेडियाई हम लोग इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज
कोवेलेंट रेडियाई है ना, इसको RC कहते हैं। सेकेंड वन इज मेटेलिक रेडियाई, इसको RM कहते हैं। थर्ड वन इज वेन ट्र वॉल रेडियाई, इसको RV कहते हैं। ठीक है, ये तीनों को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके, किसको कोवेलेंट कहते हैं, कब मेटेलिक कहेंगे, कब वेन ट्र वॉल रेडियाई लेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मेटेलिक रेडियाई इज एप्लीकेबल फॉर द मेटल्स, ये मेटल्स के एप्लीकेबल होता है, और नॉन मेटल्स कोवेलेंट रेडियाई भी शो करता, वेन ट्र वॉल भी शो करता। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि इसमें अगर हम लोग लिख भी दें कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, मेटेलिक रेडियाई, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, RC एंड कोवेलेंट रेडियाई, और ये दोनों प्रकार के रेडियाई को शो करते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, लिखिए इसको। मेन टॉपिक लिखेगा, दैट इज कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई किसमें फॉर्म करते हैं हम लोग, नॉन मेटल्स में, और बेसिकली किसमें करते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में भी अगर हम लोग बात करें तो उसको दो केस लेकर के चलते हैं। केस वन फॉर होमो एटॉमिक, साथ साथ लिखो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, जहां पर होमो का मतलब क्या होता है, सेम, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो किससे बना होता है, सिमिलर एटम से बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2, F2, Cl2, O2, N2, Br2, ठीक है, जो सिमिलर टाइप के आइटम से बने होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सिमिलर टाइप्स के आइटम से बने हुए हाइड्रोजन, गैस, इस तरीके के। तो इस केस में देखो क्या होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं, एक आइटम ऐसा है और एक आइटम, और वैसे दोनों के बीच में थोड़ा मोड़ा सा क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, बट दोनों का नेचर क्या है आपका यहाँ पर, सेम है। अगर ये होमो एटम है, अगर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, फ्लोरीन फ्लोरीन है, तो दोनों का नेचर सेम है। तो ना तो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दोनों इक्वली स्ट्रेंथ के। तो इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग लेकर के चले ये चीज को, तो अगर ये R है तो ये भी क्या है, R है। अच्छा, इसी चीज को हम लोग यहाँ से नीचे से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है। तो ये बेसिकली है क्या, ये है D, इसको हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। D क्या है बताओ, जैसे ये दो एटम है, D जो है डिस्टेंस है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि A और A एटम है। मान लीजिए ये भी A एटम है और ये भी A एटम है, तो D इज द डिस्टेंस बिटवीन A एटम। तो ये है क्या, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली बॉन्ड लेंथ है, या इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंटर एटॉमिक इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है। इस केस में अगर हम लोग रेडियस निकालें, मतलब कोवेलेंट रेडियस, वो क्या हो जाएगा बताओ, D बाई, है ना, इसको कहते हैं हम लोग D बाई। कोवेलेंट रेडियस समझ में आया कैसे निकालते हैं। अगर दो एटम हैं तो दो एटम का हम लोग क्या करते हैं, रेडियस निकाल लें और इस तरीके से लेकर के चलें। क्लियर चीज। तो D कभी कभी ऐसे लोगों को लगता है कि D इज डायमीटर बाई 2, D इज डायमीटर बाई 2, लेकिन ये डायमीटर नहीं होता है। क्या होता है, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। जैसे ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का क्या आपका ये डिस्टेंस है। समझे इसको, तो उसी को हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस।
और बेसिकली ये बॉन्ड लेंथ है किसका, ए और ए के बीच। तो होमो एटॉमिक का कैसे निकालना है ये समझ में आपको। केस 2 फॉर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो का मतलब क्या होता है बता, अलग है ना, तो डिफरेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स का आपके अलग अलग है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ। ये HF हो सकता है, HCl हो सकता है, H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है, CH4 हो सकता है, and so ये कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि अलग अलग नेचर को हो, तो उसको क्या करेंगे, हेटेरो इस तरीके से, समझे इसको। अब इस केस में देखो क्या है कि अगर दोनों का नेचर जो है अलग अलग होगा, तो नेचर अलग अलग होने पर क्या होगा, एक दूसरे को थोड़ा सा ओवरलैप तो करेगा। अगर नेचर क्या हो जाए, अलग अलग होगा, तो नेचर अलग अलग होने पर क्या हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग होगा। तो जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि मान लो एक एटम ये लेते हैं और दूसरा एटम ये अलग है, तो अगर इनको यहाँ पे करते हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ओवरलैप कर रहा है तो ये इसका क्या है, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस है। और उसी तरीके से अगर हम बनाएं तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो कि लिखते हैं अगर, तो ये इसका मान लो कि ये Rb है, मान लो कि ये A एटम है और ये B एटम। सिमिलरली ये क्या है, Ra है, ये Ra है यहां से लेके यहां तक का, और ये वाला। और यहाँ पर इस बार जो बॉन्ड लेंथ है इनका ये वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बॉन्ड लेंथ है, ये डिस्टेंस है इन दोनों का, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इट इज D is basically bond length, या इसको क्या करें, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर Ra प्लस Rb इज इक्वल टू D, ये एकदम सही है? हाँ, बीच का पार्ट ओवरलैप कर रहा है ना। क्या तुम सोचो ना कभी, अगर इसका रेडियस 10 है, इसका रेडियस 12 है, तो क्या ये 22 आएगा? तो ये तो बराबर नहीं होगा। और एक तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि Ra प्लस Rb विल बी ग्रेटर देन D। इसका रेडियस क्या होगा, D से बड़ा होगा। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर अब Ra प्लस Rb इक्वल टू D लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत हो कि नहीं हुआ? तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, या जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे? मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस होगा वो Ra प्लस Rb से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। कम क्या होने वाला, कम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो अगर ये जो डिस्टेंस लिखेंगे Ra प्लस Rb माइनस 0.09 XA माइनस XB, दिस विल बी मॉड। ये रेडियस किसमें होगा बताओ, एंगस्ट्रॉम। अगर आपको पिकोमीटर में चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, Ra प्लस Rb माइनस 9। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर? हाँ नहीं, एंगस्ट्रॉम होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 का पावर माइनस 10 मीटर। पिकोमीटर क्या होता है, 10 का पावर माइनस 12 मीटर। तो दोनों में 100 टाइम्स है, मतलब एंगस्ट्रॉम इज 100 टाइम्स ऑफ पिकोमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 9। और ये क्या हो जाएगा, XA माइनस क्या हो जाएगा, XB। ये किसमें हो जाएगा, पिकोमीटर। किसमें हो जाएगा, पिकोमीटर। ये डिस्टेंस समझ में आ रहा है आपको? उसी तरीके से ये भी डिस्टेंस है, दोनों सेम है, बस यूनिट का फर्क है। जहां पर D इज द बॉन्ड लेंथ का, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, Ra क्या है आपका, रेडियस ऑफ A, Rb क्या है, रेडियस ऑफ B, XA इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, XA इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
XB क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। B। लिख लिया इसको। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बॉन्ड लेंथ वगैरह निकालने के लिए आते हैं क्वेश्चंस। बॉन्ड लेंथ निकालिए, रेडियस निकालिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम एक क्वेश्चंस कराएंगे। लिख लिया इसको। फाइंड बॉन्ड लेंथ ऑफ HF molecule if given डाटा देखो दे देते हैं। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है ये तो पता आप लोग को 0.53 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ फ्लोरीन 0.64 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सबसे छोटा एटम होता है फ्लूइडिक टेबल में। ये सेकेंड सबसे छोटा एटम होता है, फ्लोरीन दूसरा सबसे छोटा एटम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो होता है पॉलिंग स्केल से 2.1 और फ्लोरीन जो है वो क्या होता है 4। यहाँ पर ये चीज जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इन पॉलिंग स्केल। किसमें होगा? पॉलिंग स्केल में होता है। वही मैक्सिमम जगह वही यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। क्या यहाँ से बॉन्ड लेंथ ऑफ HF निकाल सकते हैं? अब तो आसान हो गया ना। तो ये क्या होता है RA प्लस RB, तो 0.53 प्लस 0.64 माइनस 0.09, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2.1, क्योंकि मॉड में लेना है तो रेडियस नेवर भी निगेटिव। और अगर मान लीजिए 2.1 माइनस 4 करेंगे तो ये तो निगेटिव आएगा, निगेटिव ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो रेडियस तो बड़ा हो जाएगा। RA प्लस RB जो है वो क्या हो जाएगा D बड़ा हो जाएगा उससे, तो इसलिए इसको मॉड पे लेकर गए। इसको ऐड करने पर ये कितना आ रहा है एंड द यूनिट क्या होगा एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि सारा एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं। इसको ऐड करने पर ये कितना आ रहा है बताओ 1.17 माइनस ये कितना आ रहा है 1.9। 1.9 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0.171। इसको करके देख लो कितना आ रहा है 0.99 एंगस्ट्रॉम। 0.99 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये सिंगल क्वेश्चंस हम लोग एनएफ है, मतलब जिस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि तो डाटा वैल्यू ही चेंज करना है। मालूम यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि रेडियस ऑफ ये बॉन्ड लेंथ ऑफ CH कितना होगा, OH कितना होगा, तो हमें लग रहा है आप आराम से कर लोगे इसमें। तो इसमें क्या करना है रेडियस रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब वैल्यू हो सकता है कि गिवन भी रहे और उसके बाद ये सारी चीजें निकालना है। तो कैसे यहाँ से निकालना समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस क्या होगा HF का समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ दोनों को सम करते हैं तो कितना आता है 1.1, बट ये क्या है उससे कम। तो हमें लग रहा है कि ये रेडियस समझ में आ गया होगा, कोवलेंट रेडियस। एटॉमिसिटी बॉन्ड लेंथ से क्या फर्क पड़ता है? अगर CH4 भी हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ता है तुम बताओ? ये तो ऐसे ही रहेगा ना। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बॉन्ड लेंथ तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। बॉन्ड लेंथ तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो वैसे ही होगा ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका रेडियस, इसका रेडियस, उस हिसाब से लेके जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी ये हम बता देते हैं आपको, हमने तो एटॉमिक रेडियस नहीं बताया था आपको कि एग्जैक्ट एक्यूरेट रेडियस तो आज तक किसी का कैलकुलेट ही नहीं हो पाया। हम लोग मोरलेस उसके आसपास ही पहुंच पाते हैं, तो ये वही चीज है। तो कोवलेंट रेडियस क्लियर है। सेकंड वाले ना मेटेलिक रेडियाई किसमें मिलते हैं? ये मेटल्स में मिलते हैं। अच्छा, मेटल्स में किसी प्रकार का ओवरलैपिंग वगैरह तो नहीं होता है? तो नहीं होता है, तो इस केस में अगर हमें निकालना है तो ये मान लीजिए एक एटम है और एक एटम ही है, ये दोनों एकदम सीधे वाल पर ही आएंगे इस तरीके का, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है इस तरीके का, और वही इसका भी डिस्टेंस होगा। तो देखो यहाँ से अगर ये D है और ये R है, ये भी R है, तो मेटेलिक रेडियाई जो होगा वो एक्यूरेटली D/2 का बराबर हो जाएगा क्या?
एग्जैक्ट एक्यूरेट जो होगा वो d/2 का हो जाएगा, ना तो ओवरलैपिंग है ना ही गैप है, किसी तरीके की चीज है। तो मेटेलिक रेडियाई कुछ ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि मेटेलिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है, दोनों में बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? मेटेलिक रेडियाई बड़ा होगा कि कोवेलेंट रेडियाई बड़ा होगा? मेटेलिक रेडियाई बड़ा होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई जो होता है वो कुछ ना कुछ तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है, तो थोड़ा ना थोड़ा ओवरलैप तो करेगा ना भाई, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करेगा। तो ये ऐसा थोड़ी होगा ये थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं आरएम बड़ा होता है किससे, आरसी से। उसको हम ऐसे पढ़ाएंगे आपको। ये वाला समझ गए होगे? मेटेलिक रेडियाई क्लियर? अब इसमें थर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा है? वैन डर वाल रेडियाई। ये किसके लिए यूज करते हैं? फॉर गैसेस के लिए, मेनली नोबल गैसेस के लिए करते हैं ना, क्योंकि कोवलेंट जो मॉलिक्यूल बना रहा है उसमें तो कोवलेंट रेडियाई कर ले रहे हैं, बट हीलियम कैसे बनाएगा? हीलियम का तो ना तो मेटेलिक रेडियाई होगा ना ही क्या होगा उसका, कोवलेंट रेडियाई होगा। तो हीलियम का कैसे निकालेंगे? तो इस केस में देखो क्या करते हैं लोग। अब देखो ये हीलियम एटम है और ये भी हीलियम एटम है, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा? दे आर अट्रैक्टेड बाय वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये हल्का सा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इधर की तरफ रहता है, तो समझे इसको। तो इसका जो एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियस स्लाइटली शिफ्ट करता है। आप देख लो कि सेंटर पर नहीं बनाया, सेंटर पर नहीं बनाया, इसको थोड़ा इधर बनाना चाहिए था, लेकिन स्लाइटली थोड़ा शिफ्ट करता है, स्लाइटली शिफ्ट करता है, सो दैट कि इसका जो इलेक्ट्रॉन सब है ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाए और इधर की तरफ, सो दैट कि इसके वाल पे क्या हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए। उसे क्या कहते हैं हम लोग, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर इस केस में हम लोग रेडियस निकाले, दैट इज आरवी, तो आरवी को भी लिख तो ले रहे हैं हम लोग d/2, और इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला वगैरह भी नहीं यूज करते हम लोग यहाँ पर, समझे इसको। लेकिन तुम ही बताओ कि डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन 2rv। यस सर। इस केस में जो इसका डिस्टेंस होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2rv। क्यों सर? क्योंकि ये जो बीच में गैप छोड़े तो बड़ा हो जाएगा। तो अगर इसी तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें कि कोवलेंट रेडियाई बड़ा होगा, मेटेलिक रेडियाई बड़ा होगा, ये वैन डर वाल रेडियाई बड़ा होगा, तीनों का ऑर्डर बताया हम, समझ में आ रहा है इस चीजों पर। तो अगर हम इसको लिखें, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं देखो ये कि RV विल बी ग्रेटर देन RM एंड इट विल बी ग्रेटर देन RC। कुछ समझ में आया ये चीजें? कभी भी कौन बड़ा होगा, वैन डर वाल रेडियाई, फिर कौन होगा, मेटेलिक रेडियाई, फिर कोवलेंट रेडियाई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनका ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। इक्वल नहीं हो सकता, ये चीजें ध्यान में रखना, याद रहेगा। आप अगर एनसीईआरटी में ना, जैसे इनऑर्गेनिक में बच्चे पूछते हैं कि सर हमको कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, तो हम बार बार कहते हैं एनसीईआरटी में हर चैप्टर में एक टेबल बना हुआ है जिसमें सब कुछ आयोनाइजेशन है, रेडियस है, डेंसिटी है। आइदर उसका कट करके उसको स्क्रीनशॉट लेकर के, अब तो बहुत इजी हो गया सब कुछ, उसका 8-10 टेबल है एनसीईआरटी में, उसका प्रिंट आउट लेकर के एक फाइल बना लो, सबसे बेहतर है। और उस टेबल को अभी से देखना स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत सारे आयोनाइजेशन, बहुत सारे रेडियस, उसमें देखना कि रेडियस में लिखा हुआ है RM लिखा होगा, मेटेलिक रेडियाई है, कोवलेंट रेडियाई है, आयनिक रेडियाई, 3 प्रकार का रेडियाई होगा उसमें। बात समझ में आ रहा? कौन सा? कोवलेंट, मेटेलिक और आयनिक, ये तीनों रेडियाई होगा। तो उस पैटर्न को याद, मतलब वैल्यू को याद नहीं करना है रेडियस में, बट पैटर्न तुमको समझ में आ जाए कि कहाँ कौन सा वैरी करेगा कैसे। तो ये रेडियस यहाँ तक क्लियर है? अब इससे आगे बढ़े हम। नेक्स्ट ये कोवलेंट रेडियाई पढ़ रहे थे, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है आयनिक रेडियाई, जो कि किस में मिलते हैं बताओ? तो ये आयंस में मिलते हैं। किसमें मिलता है? आयंस में मिलते हैं, इसलिए कहते हैं आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो हमारे पास अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार के आयन है, केटायन है, एनायन है, ये एटम है, और ये क्या है, इसको एनायन है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग को सभी बच्चे को पता है कि केटायन का फॉर्मेशन होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एनायन का फॉर्मेशन होता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम रेडियस की बात करते हैं फॉर द सेम एटम विदाउट एनी एक्सेप्शन, कभी भी क्या होता है, कैटायन से बड़ा कौन होता है, एटम, एटम से बड़ा कौन होता है, समझे इस बात को, कभी भी विदाउट एनी एक्सेप्शन। जैसे अगर हम बात करते हैं H+ से बड़ा कौन होता है, हाइड्रोजन, और इससे बड़ा कौन होता है, H-। जैसे इसका जो रेडियस होता है 0.529 या 53 एंगस्ट्रॉम, इसका 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है, 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इसको समझो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। तो इस केस में देखो क्या है कि न्यूक्लियस है, यहाँ एक ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या है, एक प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसी तरीके से यहाँ हम कह रहे हैं कि जैसे ये तो इक्वल ही है, जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, समझे इसको। इसलिए कह रहे हैं कि कैटायन से बड़ा कौन होता है, एटम, एटम से बड़ा एनायन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें, ये जो पैटर्न लिखा है, क्लियर है। इसी चीजों को देखो अगर हम अदर एग्जांपल में यूज करते हैं तो ये एग्जांपल बहुत फेमस होता है, I+ I और I-। तो पैटर्न क्या होगा, कैसे, एनायन हमेशा बड़ा होगा किससे, एटम से। एटम बड़ा किससे होगा, अपने कैटायन से, ठीक है। चलो एक एग्जांपल हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। N+ है, N है और N-। ये 3 एग्जांपल ले रहे, इसे हम लोग अब देखते हैं। अगर हम बात करें प्रोटॉन का, तो भाई प्रोटॉन तो सभी का बराबर ही होगा, Z का हो या प्रोटॉन का हो, ये क्या हो जाएगा, तो बराबर ही, Z का हो या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7, इसके पास क्या होगा, 8 होगा। अब देखो क्या है, इस न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ अंदर खींच लेगा। प्रोटॉन देखो चार्ज बराबर है बट इसके नंबर ज्यादा है, तो इसको अपने अंदर तक खींच लेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, छोटा। इसमें तो बराबर है। इधर क्या हो रहा है कि जब इसमें 7 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो वो पास आएगा कि दूर भागेगा, तो हमें लग रहा है जो कंसेप्ट हम सिखाना चाह रहे थे वो कंसेप्ट तुम सीखे, कैटायन, एटम, एनायन। क्या ये कंसेप्ट सीखे, ठीक है। बड़े इस टॉपिक से आगे बढ़िया। अब अगर हम कैटायन के बारे में बात करते हैं, और कैटायन अगर ये मान लो कि चार्ज बढ़ता है तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं। मतलब M+ बड़ा होगा किससे, M+2 से। ये किससे बड़ा होगा, M+। किसी को डाउट, हाँ, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम। प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, तो उसको क्या करेगा, अंदर खींच लेगा। मान लो कि जैसे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं यहीं पर, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो Z-1। इसमें कितना होगा, Z-2। इसमें कितना होगा, Z-3। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा ये थोड़ा अंदर खींचेगा, ये क्या खींचेगा, और अंदर खींचेगा, ये क्या खींचेगा, और अंदर खींचेगा। जितना खींचेगा उतना कम क्या हो जाएगा, रेडियस। तो हमें लग रहा है ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसके लिए, एनायन के लिए, फॉर एनायन के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ेगा
तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। समझेगा नहीं इसको? मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं a माइनस से, a माइनस से बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा कौन हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सेम कंसेप्ट है यहाँ पर भी सर, कि इस बार क्या है कि इलेक्ट्रॉन Z+1, इलेक्ट्रॉन कितना है Z+2 है, इसमें क्या है Z+3 है। तो जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना क्या होगा, रिपल्शन। ये उधर की तरफ भागेगा, ये क्या होगा, ये 2 भागेगा, ये किधर किधर भागेगा, एक इधर भागा, इधर भागा और इधर भागा। तो जितना रिपल्शन होगा उतना क्या होगा, दूर भागेगा। जितना दूर भागेगा उतना क्या होगा, रेडियस बढ़ता जाएगा। तो हमें लग रहा है ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, लिखो। ये किसके लिए बात कर रहे थे हम लोग, हाँ आयंस के। अब अगर हम किसी भी एटम के लिए अगर बात करें, अब अगर हम लोग किसी भी एटम के लिए बात करें ना, जैसे सबसे बेस्ट हमको समझाने में अच्छा लगता है नाइट्रोजन। जैसे N-3 है, N-2 है, N- है, सिर्फ N है, N+ है, N+2, N+3, N+4 और N+5 है। तो बताओ कि रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा ना। ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसलिए देखो बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा दिया, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट करके पूछा जाता है। जैसे इसको, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि NH3 है, N2H4 है, HN3 है, NO है, NO2 है, N2O5 है। तो रेडियस ऑफ नाइट्रोजन का ऑर्डर क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ नाइट्रोजन किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पर। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या आ रहा है, -3, -2, -12, +2, +4, +5। ऑर्डर क्या होगा, सीखे इसको, हाँ यही है ना। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा गया था, जैसे RCl in HCl, HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। आपको क्या लगेगा कि ये रटा हुआ क्वेश्चन है, क्या हमें डाटा याद करना होगा? नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट लगाना है कि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो देखो इधर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो Cl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, हमें लगा तुम सीख गए हो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, हम तो उसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा तो वो कर लो। सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर का खेल है, समझे इसको। एनायन है तो चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा, कैटायन है चार्ज ज्यादा तो रेडियस। अच्छा, इसी एग्जांपल को 4-5 एग्जांपल ले जाए तो भी कर लोगे, है ना। इसी को और भी एग्जांपल ले जाए तो कर लोगे। जैसे अगर हम आपसे पूछ रहे सल्फर इन H2SO3 एंड H2SO4, सल्फर कहाँ बढ़ा है, सल्फर कहाँ पे बढ़ा है, H2SO3 में या H2SO4 में? नहीं, गलत है ना, इसमें होगा ना, क्योंकि ये +4 है, ये क्या है +6। ठीक है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दे, O2 है, H2O2 है और H2O है, ऑक्सीजन का ऑर्डर बताना है उसमें। ऑक्सीजन इन O2, H2O2 एंड H2O। ऑक्सीजन का साइज किस में क्या होगा, सब बराबर हो जाएंगे,
किसमें बड़ा होगा? समझे कि नहीं? ये 0 है, ये -1 है और ये हो सकता है कि इसमें सुपर ऑक्साइड भी डाल देता क्यों। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर का खेल इससे रिलेट करना है, तो हमें लग रहा है ये रिड्यूस कर लोगे इसको, हो जाएगा। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनके लिए क्या करते हैं हम लोग बताओ? R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/ZE, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/E। सभी से लोग, बहुत सारे मैथमेटिकल बच्चे जो रहते हैं वो सीधे बुद्धि लगाने लगते हैं, सर एक काम करे R इज प्रोपोर्शनल टू E/Z लगाए तो मैथमेटिकली सही हो, बट ऐसा फालतू का बुद्धि मत लगाओ। क्या R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? Z/E है। बहुत सारा बुद्धि लगाने लगते हैं, सर E को ऊपर लेके चलते हैं, तो मैथमेटिकली सही हो, बट केमिस्ट्री में फालतू का काम, इसको ना चलो, ठीक है। जहां पर Z क्या है? एटॉमिक नंबर, E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लिखो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एक सीरीज आता है, ये पूरा सीरीज एक बार में लिख दे रहे, C-4 N-3 O- F- Na+ Mg+2 Al+3 एंड Si+4। अगर इनका Z की बात करें, एटॉमिक नंबर, कार्बन का क्या होता है? 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, 13 एंड 14। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो देखो ये एरायन है, -4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो पहले से 6 था, 6 4 क्या हो जाएगा? 10, 7 और -3 तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस, मतलब ये बता रहा है कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 2 गेन किया और 8 क्या हो जाएगा? 10। इसके ऊपर 1 गेन किया, 9 है तो क्या हो जाएगा? 10। सोडियम ने 1 लूज किया, इसलिए क्या है? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 10। तो हमें लग रहा है कि ये सारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है। अब इसमें अगर हम लोग Z/E का वैल्यू लिखें तो क्या होगा? 0.6, 0.7। आप फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, बात समझ में आ रहा? फ्रैक्शन में भी कोई इतना मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो रेडियस और Z में बाई E में क्या है? इनवर्सली है, मतलब सबसे बड़ा रेडियस कौन सा हो जाएगा? फिर बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरा होगा, ये पूरा एक सीरीज हम लिख दिए, बट इसमें आपसे एग्जाम में तुमने देखा होगा कि 4 ही पूछता है, कोई भी कहीं उठा के पूछ दे, कितना पूछेगा? 4, इनमें से कोई 4 ही पूछेगा। रेडियस समझ में आया आपको? और ऐसे देखो लॉजिकली अगर समझना चाहते हो तो इसके पास में प्रोटॉन कितने हैं? 6, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो ये तो उसको हम संभाल ही नहीं पाएगा, तो इसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो जाएगा? बहुत हाई, तो रेडियस क्या हो जाएगा? हाई। अब यहाँ पर देखो प्रोटॉन कितने हैं? 14, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सबको अंदर की तरफ खींच लेगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? तो मिलेगा ये सीख गए। ऐसा ही एक और सीरीज होता है, P-3, S-2, Cl-, K+, Ca+2 एंड Sc+, जिस कैडमियम की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम
Z की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन का। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21। इलेक्ट्रॉन 15 3 18, 16 2 18, 17 1 18, 19 minus 1 18, 20 minus 2 21 minus 3। तो यहाँ पर Z/E रेशियो दिख रहा होगा, है ना? इसको 15/18 लिखो, 16/18, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। 17 बाई का हो गया 18/80, 19/80 ना, 19/18, 20/18, 21/18। तो Z/E रेशियो कम किसका है? इसका। ठीक है, ये सब हम चलो सिखा रहे हैं, बट अगर आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अगर बराबर है सबके, बराबर है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगा। सेम कंसेप्ट लेकर आएंगे। चश्मा छोड़ दिए घर पे, बस में बैठने की जरूरत नहीं है, बस में बैठने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे कर रहे हैं। नहीं, सिंपल रिकॉर्डिंग यूट्यूब में कर रहे हैं ना, तो वो अच्छा सा नहीं रहा, बोर्ड का लिखो क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं आ रहा। इसको रिकॉर्ड करके उसमें डाल देंगे। फिर क्या करते हैं? बैक से करके बेटा 8 के है ना, उसमें डाटा बहुत लग जाता है। तो वो लगा लीजिए ना, SSD है ना, डाल करके SSD में CD रिकॉर्ड होता है। देखेंगे इससे आगे वही फिर इसमें एक कंसेप्ट और थोड़ा सा सिखाते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा हिला देगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं और फ्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है? तो अगर इनका कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम और ये होता है 0.64 एंगस्ट्रॉम। तो अगर नॉर्मल रेडियस की बात करें तो फ्लोरीन क्या होगा? इससे बड़ा होगा, ये समझ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रेडियस ऑफ H माइनस और F माइनस, रेडियस ऑफ H माइनस और F माइनस, इसमें कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। ठीक है, इसको ये जो चीज है ना, इसको सीखना होगा आपको, ठीक है? इसको इधर ही ले आते हैं। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्लोरीन अगर न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो फ्लोरीन इससे क्या है? बड़ा। बट अगर H माइनस की बात करते हैं तो कौन बड़ा हो जा रहा है? H माइनस। इसका देखो रीजन क्या है, यहाँ पर Z की बात करते हैं तो ये 1 है और ये क्या है? 9। इलेक्ट्रॉन 2 है और ये क्या है? 10 है। मतलब जितने प्रोटॉन्स है उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ पर क्या ज्यादा है। तो इस केस में H माइनस में हम कहते हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो H माइनस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा है, जिनकी वजह से रेडियस जो है ये एक्सेप्शन से कहीं ज्यादा भाग जाता है। जितना बढ़ना चाहिए उससे क्या है? कहीं ज्यादा। तो ड्यू टू दैट रीजन H माइनस इज बिगर देन F माइनस। तुम उसको रट जाओ वो बेहतर है, लेकिन आपको ये रटना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको एकदम रट जाना होगा कि कैसे इसको। डी ब्लॉक का भी रेडियस पढ़ा देंगे इसमें? नहीं सर, उसी में पढ़ाइएगा। डी में पहला तो एक सेक्शन नहीं तो जाते पीछे थोड़ा सा था, वो तो व्यवहार में पूछ ले रहे हैं, करेंगे तो हम अपना ही मन करेंगे। सर
सर लेकिन होता क्या है फिर नंबर में जाएंगे तो क्या होता है लेकिन f माइनस का किसका f माइनस का f माइनस से क्या रेडियस होता क्या है मतलब कितना वैल्यू हाँ, इसका वैल्यू 1.09 के आसपास में चला जाता है इसका, और इसका 1.03 इसके आसपास में आता है। बढ़िया इस आगे में रेडियस है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, रेडियस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये रेडियस है, ये z एटॉमिक नंबर। देखो इसका रेडियस जो है ना शुरू में क्या होता है ये घटता है, फिर क्या होता है ये यहाँ पर थोड़ा कांस्टेंट होता है, फिर थोड़ा सा घटता है और ये फिर इधर की तरफ बढ़ता है। ये क्या है सर? देखो अगर रेडियस लिखे तो ये सबसे ऊपर में कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्या है यहाँ पर? ये सबसे नीचे कौन आ जाएगा? ये एम। फिर यहाँ से कौन होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल। फिर ये क्या है? कॉपर। ये क्या है? इस पैटर्न को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्कैंडियम से एमएन क्या हो रहा है? डायरेक्ट सभी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम स्कैंडियम टू एमएन, स्कैंडियम टू एमएन की बात करते हैं तो Z इफेक्टिव इधर की तरफ जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, जिसकी वजह से रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है। मतलब रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू एमएन। और ये है नहीं भाई सही, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? Z इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है, और बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? सेकंड देखना, आयरन का, कोबाल्ट का और Ni का, इसका Z इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो इसका रेडियस भी क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, मतलब कोई इसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है। दैट इज रेडियस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल कांस्टेंट। मतलब ये जाके वैल्यू भी देखोगे तो ये वैसा ही रहता है, 100 है ना, 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर। निकल का 124 होता है। सबसे मिनिमम Ni होता है, बट एनसीईआरटी कहता है कि भाई तीनों बराबर है, तो हम भी वही कहते हैं। बट सबसे मिनिमम किसका होता है? Ni का होता है। फिर Ni से अगर उधर की तरफ देखोगे हम कह सकते हैं कि R इंक्रीजेस फ्रॉम Ni टू क्या है? जिंक। मतलब Ni से ही बढ़ना स्टार्ट हो गया, Ni के बाद। Ni तक ठीक था, Ni के बाद से कॉपर और जिंक का रेडियस क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसा क्यों है सर? तो देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। सभी फुली फिल्ड ऑर्बिटल में, फुली फिल्ड ऑर्बिटल में है तो इसका Z इफेक्टिव क्या होता है? कम होगा तो रेडियस क्या होगा? जो सिखाना चाह रहे समझ में आ रहा है? तो स्कैंडियम से Mn तक डिक्रीज होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल कांस्टेंट होगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा। और बढ़ने का हर चीजों का रीजन हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर यही क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए कि रेडियस यहाँ से यहाँ बढ़ता है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट है, तो उसका रीजन तो होना चाहिए, एसेशन रीजन के लिए। तो उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि इसका Z इफेक्टिव क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो रेडियस क्या होगा? ये चीजें समझ में आपको? ये किसके लिए था? 3D सीरीज के लिए। किसके लिए? 3D सीरीज के लिए। डाउन द ग्रुप आने पर रेडियस क्या होता है? बोलो, बढ़ता है। तो स्कैंडियम से ठीक नीचे कौन आएगा? कौन आएगा? बोलो, 4D सीरीज। कौन आएगा? 4D सीरीज। 5D सीरीज एकदम ऊपर बना दे, हाँ कि पैरेलल? क्या होगा? पैरेलल। ऐसा क्यों हो गया? सुनो,
radius of 4D series is similar to 5D, and the reason is lengthenoid contraction. क्योंकि जैसे ही 5D आएगा, 5D से पहले कौन होता? 4F. 5D से पहले कौन होगा? 4F. तो lengthenoid contraction होगा. lengthenoid contraction का मतलब पुअर सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय 4F. तो इसलिए 4D और 5D का जो है वो क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है. इस पॉइंट को समझना. और ऐसे ही में एग्जाम में देखो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ Ni, PD एंड PT. Ni, PT एंड PD. Ni belongs to 3D, PT belongs to 4D and PD 5D. तो रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? समझ में आया कैसे करना चाह रहे हैं हम? तो ये कंसेप्ट है 3D के लिए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. तो ये ऑलमोस्ट जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए आपको प्रेडिक्टेबल में ये चीजें आनी चाहिए. अब तुम जितनी चीजें रेडियस का आज हम आपको पढ़ाए हैं, तुम एक चीज गौर करो कि तुम जितने भी क्वेश्चन लास्ट 2 इयर्स में फेस किए होंगे, हमको नहीं लगता इस बोर्ड में जितने भी पॉइंट्स बताए उससे बाहर के क्वेश्चंस होंगे. बहुत सारे पॉइंट्स तुमको नए मिले होंगे या इस तरीके की चीजें, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.